गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज यूनिट 5th का हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो मटेरियल यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट इससे हट के कोरोजन के बारे में ज़िक्र करेंगे। ये इस यूनिट 5th का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, सब पार्ट है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। इस यूनिट में, इस पार्ट में आप लोग कोरोजन क्या होता है, जंग, रस्टिंग लगता कैसे है, टाइप्स ऑफ कोरोजन, उसका प्रिवेंशन, कंट्रोल, ये सारी की सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए ये आपके सामने पावर पॉइंट भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी ये मैं पीडीएफ आपके सामने आज लेक्चर के फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूँ। जो पावर पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। आज मैं फ़िलहाल आपको पीडीएफ से, ये जो पीडीएफ आपके सामने दिखाई दे रही है, उससे कुछ बातों को, जो अहम बातें हैं वो बताना चाहूँगा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कोरोजन के बारे में 2-4 बातें आप जान लीजिए कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन को एक आम भाषा में कहते हैं जंग लगना। और जंग लगता किस पे है? किसी भी मेटेलिक चीज़ पे, कोई मेटल पे, मेटल की सरफेस पे जंग लगता है। और आयरन का केस तो आपने देखा ही होगा कि आयरन पे आमतौर पर आयरन या और जो आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, स्टील, इन सब चीज़ों पे जंग लग जाता है। इसको एक अलग भाषा में बोल देते हैं कोरोजन लगना, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट और कोरोजन दोनों ही सेम है। बस होता क्या है कि ऑक्सीडेशन या इन्वायरमेंटल रिएक्शन की वजह से किसी भी मेटल की सरफेस पे या किसी भी मेटल पे एक ऑक्साइड की लेयर लग जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। और इस ऑक्साइड की लेयर को हम कहते हैं कोरोजन या जंग लगना या रस्टिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए रस्टिंग या कोरोजन, तो बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम हैं। बस रस्टिंग का जिक्र हम आयरन के केस में या आयरन से बनी हुई चीज़ों के केस में ज़्यादा करते हैं, और बाकी सारे मेटल्स जिसमें कोरोजन लगता है उसको हम कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन में पॉइंट 1.1 देखिए आप लोग इस पीडीएफ में। पॉइंट 1.1 कोरोजन एंड इट्स मैनिफेस्टेशन, ये इसके बारे में बताना चाह रहा है कि कोरोजन होता क्या है और कोरोजन की डेफिनेशन को अब ये डिफाइन करेगा। पहली लाइन पढ़ रहा हूँ इसमें। द वेरी कॉमन मीनिंग ऑफ कोरोजन टू द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज रस्ट। तो आम भाषा में कोरोजन को बहुत से लोग रस्ट बोल देते हैं। द वर्ड रस्ट इज़ मोर स्पेसिफिकली रिजर्व्ड फॉर आयरन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आयरन के केस में आमतौर पर जंग लगने को रस्ट कह देते हैं या रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉमा, वेयर एज कोरोजन इज़ कॉमनली डिफाइंड एज द डेटोरिएशन ऑफ ए सब्सटेंस, ब्रैकेट में, यूजुअली ए मेटल, ब्रैकेट क्लोज, और इट्स प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ ए रिएक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट। कुल मिला के बात ये कह रहा है कि चाहे आयरन हो या कोई अदर मेटल हो या कोई अदर मेटल हो, उसमें जब कोई इन्वायरमेंटल रिएक्शन होता है, इन्वायरमेंटल रिएक्शन यानी कि अगर वो मेटल एयर की उसमें प्रेजेंस में आए, वाटर की प्रेजेंस में आए, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आए, तो एक रिएक्शन होता है, इन्वायरमेंटल रिएक्शन होता है, और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, और इस लेयर को हम कहते हैं रस्ट या कोरोजन। नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म कोरोजन एंड रस्ट आर ऑलमोस्ट सिनोनिमस सिंस आयरन एंड इट्स एलॉय आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल बाय मैनकाइंड, and corrosion of iron must have been the one of the first serious corrosion problems affected humans। तो ये लाइन अब आपको समझ में आने लग गई होगी ओवरऑल कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के होने से क्या घाटा आता है ह्यूमन पे, एक इंसानी ज़िंदगी पे, ठीक है। अब फिर से देखिए, कोरोजन इज़ ए नेचुरली ऑकरिंग फेनामिना। ये एक नेचुरली ऑकरिंग फेनामिना होती है, एंड जस्ट लाइक ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, और जैसे नेचर के अंदर और केमिकल रिएक्शंस और नेचुरल प्रोसेसेस होते रहते हैं, इसी तरीके से अगर कोई मेटल है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ अगर कांटेक्ट में आएगी तो जंग लगना ही लगना है। ये एक मतलब मानी हुई फेनामिना है कि ये चीज़ होती ही होती है, ठीक है। Corrosion of material
इज़ स्पॉन्टेनियस। ये एक अचानक से और जल्दी से लगने वाली फेनोमेना होती है। एंड इट्स derive द मटेरियल टू इट्स लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट। और इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी मटेरियल या कोई मेटल जिसके ऊपर ये जंग लग जाता है या रस्ट हो जाता है, तो उसके अंदर जो एक कैपेसिटी होती है, एक पर्टिकुलर मेटल के अंदर एक अपनी कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ की, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसीलिए कहा गया है लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट। मीन्स अगर वो पहले 100 ग्राम था कोई मेटल या 100 किलो था, तो अगर उसमें रस्ट लग गया तो वो 70 किलो, 80 किलो, और भी जिस हिसाब से रस्ट लग रहा है उतना घटता चला जाएगा। और धीरे 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 केमिकल डिग्रेडेशन की वजह से वो एक अपनी हाफ से भी कम एक स्टेज में रह जाता है। तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी लॉस होती रहती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड एलॉयज हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू कंबाइन विद वाटर एंड ऑक्सीजन present in its environment and return its most stable state। तो लगभग सारे मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि ये पानी और हवा दोनों की प्रेजेंस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। और उसकी वजह से ये अपनी एक मोस्ट स्टेबल स्टेट को अचीव कर लेते हैं। आयरन एंड स्टील quite often interact with their environment, return to their native and stable oxide state। इसी तरीके से आयरन और स्टील जब ये इन्वायरमेंट में आके किसी ऑक्सीजन या वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो ये एक स्टेबल ऑक्साइड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। या एक आम भाषा में बोला जाए तो जब किसी आयरन या स्टील ऑक्सीजन या वाटर दोनों की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की फिल्म लेयर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो कुल मिला के तब क्या होता है, फाइनली आयरन और स्टील अपनी एक स्टेबल ऑक्साइड स्टेट में पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, सिमिलर टू एनी नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक or severe weather changes, corrosion result in dangerous and expensive damage to everything from automobiles, home appliance, drinking water system, gas and petroleum pipelines, bridges and buildings। corrosion लगने की वजह से देखिए क्या क्या होता है, environmental effect। चाहे आपने देखा होगा किसी भी अपने ऑटोमोबाइल्स, अपने कार, आपने इंजन्स वगैरह किसी भी चीज़ में देखा होगा, जंग आमतौर पर आपको देखने को मिलता है। क्या दिक्कतें आती हैं ये आपको सभी लोगों को पता है। चाहे आपके घर में कोई भी होम अप्लायंस जो आप लोग यूज़ करते हैं, अगर उसमें जंग लग जाता है तो क्या मुसीबतें आती हैं। ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पानी की टंकियाँ होती हैं, अगर उसमें जंग लग जाता है तो जंग कट कट के आपके पानी से निकलता है, पानी ख़राब हो जाता है, इम्प्योर फॉर्म में आ जाता है। गैस एंड पेट्रोलियम पाइपलाइंस रिसाव होना शुरू हो जाता है, लीकेज सिस्टम आ जाती है। ब्रिजेज़ एंड बिल्डिंग, वो उनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होते चली जाती है, दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कोरोजन के बारे में अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताई गई आपको कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के होने से क्या दिक्कतें हैं, कोरोजन लगता कैसे है, उसको रस्ट क्यों कहते हैं, ठीक है ना। एक ऑक्साइड की लेयर क्या होती है, जंग लगने में किन दो फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस होता है आपको पता चल गया। ऑक्सीजन, वाटर और ह्यूमिडिटी, ये 3-4 चीज़ें कहीं जहाँ भी रहेंगी वहाँ जंग लगेगा ही लगेगा। अब देखिए, कोरोजन टेक प्लेस इन सेवरल डिफरेंट वेज एंड इट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वन ऑफ द 3 फैक्टर्स। कौन कौन से वो 3 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जंग अलग अलग तरीके से किसी भी मेटल के ऊपर लग सकता है। नंबर फर्स्ट देखिए, नेचर ऑफ द कोरोडेंट। अब ये नेचर ऑफ द कोरोडेंट क्या है, इसके अंदर देखते हैं। This classification is based on wet or dry condition in which corrosion occurs। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस तरह का जंग लगना इस बात पर डिपेंड करता है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो सूखी है या नमी वाली है, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज़ इसेंशियल फॉर वेट कोरोजन। अब एक बात और आपको देखने में लग रही होगी कि कोरोजन 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है वेट कोरोजन और दूसरा होता है ड्राई कोरोजन, ठीक है ना। वेट कोरोजन जो होता है
वेट कोरोजन तब लगता है जब इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, और ड्राई कोरोजन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तब इस तरह का अगर जंग लग रही होगी तो उसको ड्राई कोरोजन कहा जा रहा होगा। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज इसेंशियल फॉर वेट कोरोजन एंड ड्राई कोरोजन यूजुअली इन्वॉल्व्स रिएक्शन विद गैसेज एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, उस समय पे जो जंग लगता है वो ड्राई कोरोजन लगता है। और जब इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, उस समय पे जो जंग लगता है वो वेट कोरोजन लगता है। तो ये पहला एक फैक्टर था, नेचर ऑफ द कोरोडेंट। अब दूसरा फैक्टर देख लीजिए आप, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन दूसरा फैक्टर है। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? कोरोजन कैन ऑकर आइदरली इलेक्ट्रोकेमिकली और विद डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोरोजन लगने के चांसेस किसी भी मेटल पे तब होते हैं जब कोई भी मेटल का रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकली हो जाए या फिर डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन, किसी और केमिकल के साथ अगर उसको रिएक्ट करा दिया जाए या रिएक्शन में आ जाए, तो इस तरीके से एक मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। और तीसरा फैक्टर जो कोरोजन लगने में एक मदद साबित होता है किसी भी मेटल के उसमें, वो है अपीयरेंस ऑफ द कोरोडेड मेटल। ये बात क्या कहना चाह रहा है, इसको भी देख लीजिए। कोरोजन कैन बी आइदर यूनिफॉर्म और लोकलाइज्ड। द मेटल कोरोड्स at the same rate over the entire surface for the former and only small areas are affected in localized corrosion। जब पूरे मेटल के ऊपर जंग ना लग के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में कोरोजन लगता है तो उसको हम कहते हैं एक लोकलाइज्ड कोरोजन। लोकलाइज्ड मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में ही लग रहा है, पूरे होल मेटल के ऊपर नहीं लग रहा है। और ये तीसरा फैक्टर के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसको हमने कहा अपीयरेंस ऑफ द कोरोडेड मेटल, कि वो देखने में कैसा लग रहा है, क्या पूरे के पूरे मेटल के ऊपर कोरोजन लग चुका है या केवल साइड में या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में लग रखा है। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा लेक्चर था, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर था। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बढ़ाऊंगा तो तब मैं इसको क्लासिफिकेशन में करूंगा कि और क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ कोरोजन लगता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, इन्वायरमेंटल रिएक्शंस कैसे होते हैं। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर सेशन में अटैच कर दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, इस पे नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पावर पॉइंट से ये कोरोजन को और अच्छे से आपको डिफ़ाइन कराऊँगा। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न अगर कोरोजन के रिगार्डिंग आप लोग को लग रही है तो आप लोग मुझसे गूगल क्लासरूम में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू।